Now we have a question. An electric bulb is rated to 120 volt and 100 watt. Be careful. When it is operated on 110 volt, what is the power consumed? हमारे घरों में बल्ब होता है, ठीक है? तो इसी तरह से एक बल्ब है, उसके ऊपर रेटिंग लिखी हुई है. रेटिंग ऑफ द बल्ब is 220 volt 100 watt. अब यहाँ से हमें पता करना है कि ये क्या है. तो वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू है. और ये वॉट लिखा है. W मतलब क्या होता है? वॉट. वॉट की यूनिट होती है पावर, यानी P. याद कर लीजिए, ठीक है? ये आपका है पोटेंशियल डिफरेंस. अब इसी बल्ब को 110 वोल्ट का सप्लाई मिल रहा है. देन व्हाट इज द पावर कंज्यूम बाय दिस बल्ब? तो इस बल्ब में फिर कितनी पावर कंज्यूम होगी? तो जब इस तरह का क्वेश्चन होगा ये पावर के साथ, ठीक, तो आप एक फॉर्मूला याद करिए. आपको पहले से एक फॉर्मूला हमने आपको याद करवाया है. पावर इज इक्वल टू वी.आई., टी इज इक्वल टू वी.आई., ठीक. लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको करंट मिल जाएगी. आपको यहाँ पे करंट नहीं निकालनी है. आपका एक फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ का, V बाई आई इज इक्वल टू आर. तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा? V बाई आर. आप इस फॉर्मूले को चेंज कर लीजिए, V इंटू वी बाई आर, यानी पावर का फॉर्मूला बन गया V स्क्वायर बाई आर. ये बिल्कुल याद कर लो कि जब भी इस तरह वाला क्वेश्चन होगा हम इस पावर के फॉर्मूले को यूटिलाइज करेंगे. एकदम दिमाग में बैठा लीजिए. अब यहाँ से हम ये रेजिस्टेंस निकालेंगे कि वो बल्ब कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा. तो यहाँ पावर की आपकी वैल्यू कितनी है? 100 वॉट. फिर वोल्टेज आपका कितना है? 220 इंटू 220 ओवर रेजिस्टेंस. आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा 220 इंटू 220 ओवर 100, ठीक जी. अब इसके बाद आपके दोनों जीरो देखिए कैंसिल होगा, यानी रेजिस्टेंस का वैल्यू आपका निकल करके आ रहा है 22 इंटू 22. अभी आपने फर्स्ट केस के लिए सॉल्व किया. अब सेकेंड केस के लिए आप सॉल्व करेंगे तब आपका आंसर आएगा. यानी यहां से आपके रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया 22 इंटू 22 ओम, क्योंकि यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. नाउ बल्ब इज ऑपरेटेड ऑन द voltage supply of 110 volt and what is the power consumed by that? That means we again mix potential 110 volt and power formula is V square by R. Now at the place of V square we write this value 110 volt. So 110 into 110 over 22 into 22. That means 10, 11 2s are 22, that is 10. 11 2s are 22, 2 5s are 10, 2 5s are 10. That means power consumed by this is 25 watt. So this is our answer. Now another question I am going to discuss with you. Two conducting wires of same material and of equal length and equal diameter. There are two wires. They are of the same length and same radius, etc. Firstly, they are connected in series, then they are connected in parallel. Find the ratio of heat produced in series and parallel combination. Firstly, these two wires are connected in series, and second, these two wires are connected in parallel. In both the combinations, heat is produced. They are of the same length and same diameter. Clear? So इनमें जो हीट प्रोड्यूस होगी क्या सेम प्रोड्यूस होगी या अलग अलग प्रोड्यूस होगी? और अलग अलग प्रोड्यूस होगी तो उनका रेशियो क्या होगा? यहाँ पर हमें हीट प्रोड्यूस का रेशियो निकालना है, रेजिस्टेंस नहीं. हीट प्रोड्यूस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? It is equals to power into time. Learn this formula. What is the formula for power? V square by R, as I told you. Clear?
and we multiply it with the time. Now, if we watch over here, यहाँ पर देखो उनकी लेंथ भी इक्वल है, डायमीटर भी इक्वल है, और मान लो उनको सेम पोटेंशियल डिफरेंस से हमने उनके ऊपर सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, क्योंकि उसके बारे में कुछ भी यहाँ मेंशन नहीं। हम इसको कैसे करेंगे, मैं इसको बड़े से ब्लैक बोर्ड पे आपको दिखा रही हूँ। मान लीजिए अगर हम उन्हें सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R is equal to R plus R means 2R, ओके। और वहां पर जो हीट प्रोड्यूस होगी, अगर सीरीज का कनेक्शन है, हीट प्रोड्यूस्ड H1 मान लीजिए, इट इज इक्वल टू बी स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, और उतनी ही देर, मान लीजिए दोनों को सेम टाइम तक हम कनेक्ट कर रहे हैं, जितनी देर उसे कनेक्ट किया उतनी ही देर इसे कनेक्ट किया, रेजिस्टेंस की जगह आ गया 2R, ठीक है। अब मान लीजिए हमने उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन रेडी किया, उनको हमने पैरेलली कनेक्ट किया, व्हेन द कॉम्बिनेशन इज पैरेलल देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस becomes 1 by R plus 1 by R, that is 2 by R. That means value of R dash is R by 2. Clear? So heat produced over here is V square into T R by 2. Okay. Now we have to find the ratio. So when we find the ratio, with series and with parallel. Now for the series, the heat produced is Vt upon 2R, and for the parallel we have formula V square T upon R by 2, this one, okay. Now it is clear, everything is just cut down because they are same. Ratio becomes 1 by 2R upon 1 by R by 2. Clear? अब देखो इसको कैसे करोगे बेटा, 1 by 2R इंटू नीचे 1 ऊपर R by 2, फिनिश। अब फिर से ये 2 नीचे आ जाएगा, R by 2R इंटू 2, that is R by 4R. Both of them get cancelled, so ratio of H1 with H2 is 1:4. This is our proper answer. A copper wire has a diameter of 0.5 millimeter and resistivity 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. What will be the length of wire to make its resistance 10 ohm? पहले आप इतना क्वेश्चन लिखिए, जहाँ पर भी कहीं पर भी न्यूमेरिकल में रेसिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, एरिया, ये सब आ जाए, रेसिस्टिविटी वगैरह, तो वहाँ आप इसको देखते ही समझ जाइएगा कि जो मेरा फॉर्मूला लगेगा वो रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी वाला लगेगा। अब रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ई। यहाँ पर जो आर है इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ये रेसिस्टिविटी होता है, L length of wire and A is area of wire. और वायर जो है बहुत पतला सा लंबा सा होता है, तो वी कंसिडर एरिया ऑफ वायर फॉर द फॉर्मूला। इसके लिए फॉर्मूला लगा लेते हैं पाई आर स्क्वायर निकालने, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की एनालिसिस अगर करते हैं यहाँ से, तो हमें दिखेगा कि डायमीटर की वैल्यू है 0.5 मिलीमीटर, तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 0.5 अपॉन 2 मिलीमीटर, ठीक। इसके अलावा हमें ये रेसिस्टिविटी की वैल्यू दी गई है
रेसिस्टिविटी की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक, और हमें रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम, आर की वैल्यू दी है 10 ओम। अब पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो लेंथ ऑफ वायर निकालना है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ई। हमें ये लेंथ ऑफ वायर निकालना है कि वायर कितना बड़ा है। ठीक, यहाँ से लेंथ ऑफ वायर क्या हो जाएगा, आर इंटू ए अपॉन रेसिस्टिविटी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए सब कुछ सही है, लेकिन जो रेडियस है मिलीमीटर में दिया है। जब रेडियस हमारा मिलीमीटर में दिया है 0.5/2 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 होता है ना, 10⁻⁻3। इसको आप डिवाइड करोगी तो 0.25 10⁻⁻3 मीटर, ये ऐसे चेंज हो जाएगा। अब हम सारी वैल्यूज रखेंगे। तो रेजिस्टेंस मेरा कितना है 10 ओम, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी 3.14 एरिया स्क्वायर इंटू 0.25 इंटू 0.25 आर स्क्वायर यानी 10⁻⁻3 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻8। आप इसको सॉल्व करिए, आपका जब आंसर सॉल्व करोगे तो आएगा 122.66 मीटर के आसपास। ये मैं लिख देती हूँ। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में है, हाउ मच डज रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल। मान लीजिए यही जो डायमीटर है इसको हमने डबल कर दिया, तो रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा। या तो हम न्यूमेरिकली निकालें, मान लो अगर मैं न्यूमेरिकली नहीं निकालती हूँ, मैं इसको थ्योरेटिकली निकालती हूँ, तो देखिए किस तरीके से निकलेगा। इन्होंने कहा कि हम डायमीटर को डबल कर रहे हैं, यानी आपका पहला फॉर्मूला रेजिस्टेंस के लिए क्या है, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। मान लीजिए पहला अगर कुछ भी डायमीटर है तो रो अपॉन एल पाई डी अपॉन 2 होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब ये जो डायमीटर है, पहले आपका डायमीटर डी है, अब जो नया डायमीटर है वो 2D बन गया, डबल हो गया। तो आपका यहां से जो नया रेजिस्टेंस निकलेगा आर डैश, ये हो जाएगा रो एल अपॉन पाई 2D अपॉन 2 होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब हमको इसका रेशियो निकालना है। अब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो नया रेजिस्टेंस पे पूछा है आर डैश अपॉन आर, यानी रो एल अपॉन पाई, ये दोनों 2 आपके कट गए, डी स्क्वायर अपॉन रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ये सब कट गया। ठीक है, अब आपका क्या बचेगा 1 अपॉन डी स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन डी स्क्वायर बाई 4। ठीक, यानी आपका हो जाएगा 1 बाई डी स्क्वायर इंटू नीचे 1 ऊपर डी स्क्वायर बाई 4, यानी हो गया 1 बाई डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई 4, ये दोनों भी कट गया, यानी रेशियो आर डैश बाई आर का हो जाएगा 1/4। अगर हम डायमीटर डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस उसका 1/4 हो जाएगा। दिस इज अवर आंसर। नाउ दिस क्वेश्चन, this which uses more energy, a 200 watt TV set in 1 hour or a 1200 watt toaster in 10 minutes. We have two equipments, a TV set and a toaster, and we have to find when we operate them which one uses more electricity supplied. Now we have a TV set and we have a toaster. And for the TV set we have 250 watt. W means power consumed. That is 250 watt. In 1 hour, how much time it was operated? 1 hour. Now toaster is power 1200 watt. And it is operated for the time
10 minutes. Now, how much energy is consumed by each of them? The formula for energy consumed, power into time. In the power we have the same unit, but time we have different units. So we make it the same unit. For example, in 1 hour we have 60 into 60 second, that is 3600 second. And in 10 minutes, 10 into 60, that is 600 second. It's easy for us. Okay, now start. We have to multiply power with time, that is 250 into 3600. And here energy consumed, H is equal to 1200 into 600. So 1, 2, 3, 4. 12 6 are 72. Here 1, 2, 3. 25 into 36. 5 6 are 30. 5 3 are 15, 16, 17, 18. 2 6 are 12. 6 1 7. 0 0 9. Okay. Now when we compare, if we divide it by 1000, because it is in June, when we divide it with 1000, that is, it becomes 900 kilojoule. Similarly, when we divide by 1000, 720 kilojoule. So we can see that 900 kilojoule is more. Yeah. That means TV set consumes more energy. Now we have a question. An electric heater of resistance 8 ohm draws 15 ampere current from the mains for the 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed. एक हीटर है तो वो मेन से इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, तो वो उस हीटर से कितनी हीट डेवलप हो रही है. तो यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि कितनी हीट कंज्यूम हुई, कितनी हीट डेवलप हुई. यानी यहाँ पर हमको अल्टीमेटली पावर ऑफ द हीटर ही निकालना है. तो इसका दो तरीका है करने का. देखिए, पहला तरीका क्या है कि आपको जैसे निकालना है रेट एट विच हीट इज डेवलप. जहाँ पर रेट है और हीट इज डेवलप, यानी आपको हीट को क्या करना है, टाइम से डिवाइड करना है. ये आपका क्वेश्चन. रेट एट विच हीट इज डेवलप, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड हीट डिवाइडेड बाय टाइम. Now, how will we find the heat consumed, heat produced, heat developed? We have the formula for that. Heat is equal to power into time. So, when we put this formula into this, we get what? Power into time upon time. We can see here time and time get cancelled. Ultimately, we have to find power. Now, the formula for the power is VI. I told you. But here, I is given to us 15 ampere. But voltage is not given. We have resistance. So, we use the Ohm's law. V upon I is equal to R and V is equal to IR. We substitute this value in our formula. So it becomes IR into I, which is I square into R. So ultimately our answer is 8 into I square, 15 into 15. That is 225 into 8. 8 5s are 40, 8 2s are 16, 4 20, 8 2s are 16, 17, 18. Power, that is watt. How can three resistors of resistance 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm are connected to give total resistances? We have three resistances and we have to connect them in order to get these two values. यहाँ पर एक सिंपल सा ट्रिक ये बता रहे हैं कि अगर आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है तो आप समझ लीजिए कि वो सीरीज में लगा है, और अगर आपकी मिनिमम वैल्यू आ रही है तो आप समझ लीजिए कि वो पैरेलल में लगा है. सबसे पहले तो हम इस पे चेक करते हैं, और अगर डायरेक्ट आंसर आ गया तो ठीक. अगर आंसर नहीं आया तो यानी जो कॉम्बिनेशन उसमें कुछ सीरीज में लगे कुछ पैरेलल में लगे, तब हमें थोड़ा ढूंढना पड़ता है. तब जैसे क्वेश्चन क्या है, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, तो आपने R1 लिख लिया,
2 ओम, R2 लिख लिया 3 ओम, R3 लिख लिया 6 ओम। अगर हमारे पास हमने इनको सीरीज में लगाया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R1, R2, R3, यानी 2 + 3 + 6, यानी देखिए कितना हो गया 11 ओम। 11 ओम तो है ही नहीं यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट देखिए, अगर हम इसको पैरेलल चेक करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 1/R1, 1/R2, 1/R3। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1/2, 1/3, सॉरी 1/R होगा 1/6। अब आप एलसीएम ले लीजिए, 2 3 = 6, 3 2 = 6 और 1। यहाँ देखिए 6/6, ये आपका 1 आ गया कि नहीं। यानी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दैट मीन्स इन ऑर्डर टू गेट द 1 ohm रेजिस्टेंस वी कनेक्ट देम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ये भी लिखा होता 11 ohm, तो इन ऑर्डर टू गेट द 11 ohm रेजिस्टेंस वी कनेक्ट देम इन सीरीज, बट वी हैव क्वेश्चन वी हैव टू गॉट द 4 ohm। ओके, तो इसमें से कोई दो या पैरेलल है फिर सीरीज में है, या कोई दो सीरीज में है और फिर वो पैरेलल। अब यहां पर हमारे लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए कैसे होगा ये। आपका 4 ohm है ये, 4 ohm। हम क्या कर रहे हैं, हमने 3 और 6 को पैरेलल ट्राई किया अपने ब्रेन से। मान लीजिए हमने क्या किया, 1/R निकाला, 1/3 + 1/6 को सॉल्व किया। ठीक, तो ये हमारा एलसीएम 6 आ गया, 3 2 = 6 और ये 1, तो 3/6 हो गया, यानी 1/2 आ गया। यानी R' का वैल्यू कितना आ गया, 2 ohm। तो उसके बाद हमने नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला, मैंने R1 को और ये R' को जोड़ा, R1 कितना था 2 ohm, और ये वाला फिर 2 ohm, तो आ गया ना 4 ohm। यानी हमारा ये वाला जो 2 ohm है ये सीरीज में कनेक्ट है और ये दोनों पैरेलल। अब अगर आप इसे फिगर के वाइज बनाए तो देखिए फिगर वाइज कैसे बनेगा। ये आपका सीरीज में हो गया 2 ohm, और आगे जाकर ये दोनों आपका पैरेलल में हो गया। ये आपका 3 ohm, ये 6 ohm, ये आपका कनेक्ट हो गया। ये आप अरेंजमेंट करोगे तो आपको 4 ohm मिलेगा। क्लियर है जी। अगर आपने तीनों सीरीज में बनाए, ये सीरीज हो गया, तो यहाँ पे 2 है, 6 है, 3 ohm है। फिर जब आपने सीरीज में करेगा तो आपको 11 ohm मिलेगा। ठीक है, हमने आपको दिखाया था, डायरेक्टली जोड़ देते हैं। पैरेलल का कॉम्बिनेशन का फिगर आप कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, तीनों आपने जोड़ना है पैरेलल में। यहाँ पे 2 ohm, ये 3 ohm, ये 6 ohm, तब यहाँ पर आंसर आपको 1 ohm मिलेगा। क्लियर है ना। तो जैसे अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले सारा सीरीज में सारा पैरेलल जोड़ के देख लो क्या कोई ऑप्शन टैली कर रहा है कि नहीं टैली कर रहा, तो कोई भी दो लेकर के पैरेलल निकालो, फिर उसको ऐड करके देखो। मान लीजिए अभी 3 और 6 से नहीं आता तो हम 2 और 3 ट्राई करते, या 2 और 6 ट्राई करके देखते। देखिए आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा और आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Now we have another question. What is the highest and lowest resistance for the combination of 4 coils having these resistances? Now just learn one thing. Whenever we have to find the highest resistance, this is the case when the combination is done in series. Okay, and our formula we use R1 R2 ... And for the lowest resistance, the combination should be in parallel. That is 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2 ... Okay. So now there are 4 coils. So for the highest, that is R is equal to R1, R2, R3 plus R4. That means 4 ohm
8 ohm, 12 ohm, 24. Now what is the answer? 48. 48 ohm. Now how will I draw the figure for that? See over here. Simply 1, 2, 3, 4 and dash. Right over here 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm, 24. I think it's simple. Yes, ma'am. No problem. Now for the lowest resistance, we use the parallel combination 1 by 4, 1 by 8, 1 by 12, 1 by 24. Clear? And figure for that we make in this way. 1, 2, 3, 4. Connect all of them. Clear? Now 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm, 24 ohm. Now figure is completed. Now we have to solve. What is the LCM of all of these? 24. 24. Now 4, 6 are 24, 3. 8, 3 are 24, 12, 2 are, this is 1. Now add up all of them. 12 upon 24. 12 by 24. What we get? 2. 1 by 2. Now यहाँ पे आप लोग गलती करते हो कभी कभी, जल्दबाजी में. जैसे आपका ये आया 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई 2. कुछ बच्चे डायरेक्टली 0.5 लिख के चले आते हैं जल्दी में, ठीक है ना, डिवाइड मार देते हैं. लेकिन यहाँ पर देखिए 1 बाई आर, तो आंसर आपको क्या लिखना है? 2 ओम. ठीक है जी. बी केयरफुल व्हेन द कॉम्बिनेशन इज पैरेलल. ठीक है. Okay. Now next pattern we have an electric motor takes 5 ampere from 220 volt battery line. Determine the power of the motor and energy consumed by the motor in 2 hours. There is a motor in a house which is running. It takes 5 ampere. Whenever there is an ampere, it means A means ampere. It denotes the current. That is I is equal to 5 ampere. Okay. Now V, that means volt. Volt means potential difference. That is V is equal to 220 volt. Now we have to find power and energy consumed. Moreover, time is given to us 2 hours. It means जितनी देर मोटर चला रहे हैं, 2 घंटे तक हमने मोटर चलाई, तो हमारी कितनी एनर्जी यूज हो गई, कितनी यूनिट बिजली खर्च हो गई, या उस मोटर ने कितनी पावर यूज करी. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया. तो यहाँ पर हमारे कुछ फॉर्मूले याद कर लीजिए. पावर इज इक्वल टू V इंटू आई. ठीक है. और अगर हमें एनर्जी कंज्यूम निकालना हो तो पावर को हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं. बस. अगर यानी हमें फॉर्मूला आ गया तो क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो गया. लेकिन हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी कर सकते हैं. तो पहला काम, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले फॉर्मूला याद कर लीजिएगा. अब V का वैल्यू देखिए आपका कितना है? 220. और करंट का वैल्यू 5. 0, 2 5 से 10, 2 2 से 5, 2 से 10, 1 1100. और पावर की यूनिट वॉट. क्लियर? नाउ एनर्जी कंज्यूम्ड 1100 इंटू टाइम कितना आपका है? 2 घंटे, यानी 2200. और ये वॉट. अगर आप इसको हम किलो वॉट में बदलते हैं तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2.2 किलो वाट. और यहाँ पर आवर भी लिखा जाता है क्योंकि टाइम साथ में. खत्म आंखा लेना है. कभी कभी इस तरह से आ जाते हैं, लेकिन फॉर्मूला नहीं पता होता तो हम नहीं कर पाते. Now our next question, an electric iron of resistance 20 ohm. That means value of R is 20 ohm. It takes the current 5 ampere. Calculate the heat produced. H मतलब heat. Okay.
in time 30 seconds. This is our question. इस क्वेश्चन को करने के पहले हम आपको कुछ बता दें. अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था एनर्जी कंज्यूम्ड, और मैंने आपको बोला था कि आप पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कहा था. तो एनर्जी कंज्यूम्ड को हम हीट प्रोड्यूस भी कहते हैं. भाई एनर्जी यूज हो रही है या हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है. जैसे मोटर जब चल रही थी तो एनर्जी कंज्यूम हो रही थी, लेकिन अगर हम प्रेस कर रहे हैं तो उसमें से हीट निकल रही है. क्लियर है ना. लेकिन दोनों सेम है, यानी इसका फॉर्मूला भी क्या हो गया, पावर इंटू टाइम. इसको हम डिनोट करते हैं एच से, ये पी हो गया और ये टाइम हो गया. पावर का फॉर्मूला हमने वी आई बताया था और ये टाइम हो गया. ठीक है. तो कभी कभी हीट प्रोड्यूस में हम ये भी फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर ना वोल्ट दिया है, करंट दिया है, टाइम दिया है, लेकिन वोल्ट नहीं दिया है, बल्कि हमको क्या दिया है, रेजिस्टेंस. तो हम इसको चेंज कर लेंगे. कैसे, ओम्स लॉ का यूज करेंगे. V अपॉन आई इज इक्वल टू आर. ठीक है. तो हमारे पास यहाँ V था, तो V यहाँ नहीं है, तो V की वैल्यू क्या हो गई, I इंटू आर. जहां पर भी V है वहां I इंटू आर रख लो. तो आप फॉर्मूला केवल यही वाला याद रखो जो मैंने आपको बताया. इसमें 2-3 फॉर्मूले हैं, लेकिन इसी से आप कर लो, क्योंकि कई फॉर्मूले याद करने में आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो आपका ये V की जगह हो गया I इंटू आर, फिर ये I बना और ये T हो गया, यानी आपका नया फॉर्मूला क्या क्रिएट हो गया, I स्क्वायर आर टी. मैं भी ऐसा भी कर सकती थी कि इसी, अब ये फॉर्मूला बताती और सॉल्व कर देती. आपको लगता हाँ हाँ ठीक है, अब ये भी चलो याद कर लो, लेकिन देखो ये वहीं से डिराइव हो गया. यानी अगर हमने यही फॉर्मूला याद रख लिया, हीट प्रोड्यूस का वी आई पी, पावर इंटू टाइम, पावर याद कर लिया वी आई. ठीक है ना. अब हमने इसमें सारी डेटा रखा. अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम. यानी हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 5, रेजिस्टेंस 20, और टाइम हो गया 30 सेकेंड्स. मल्टीप्लाई कर लो, 25 इंटू 600, 00, 6 5 30, 6 2 12, 3 13. और ये आपकी हीट प्रोड्यूस हो रही है. हीट किस में प्रोड्यूस होती है, जूल में. ठीक है. अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. इसमें एक चीज और कर सकते हो कि 1000 लिखा है, अगर इसे 1000 से डिवाइड कर दोगी तो 15 किलो जूल. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूट हीट जनरेटर व्हाइल ट्रांसफरिंग दिस कूलम्ब ऑफ चार्ज इन 1 आवर. मतलब क्वेश्चन में देखो कहाँ कहाँ डेटा है. कूलम्ब किसकी यूनिट होती है, चार्ज की. चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू. अब यहाँ पे टाइम क्या है, 1 आवर, और ये 50 वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया. ठीक. अब मेरा हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला अभी हमने क्या बताया, वी आई और टी बताया था सिंपली. अब देखो V है मेरे पास, T है, लेकिन I गायब है. अब की I नहीं है. इसी फॉर्मूले से चलो बहुत आसान है. यहाँ देखो क्या है, क्या नहीं है. अब यहाँ पर R वार भी है नहीं और R की जरूरत भी नहीं है. हमारे पास एक 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था हमने, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम. क्या पढ़ा था 9th क्लास में, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम. तो यहाँ I की जगह हम लिख देंगे क्यू अपॉन टी. तो ये B बना, ये Q बना, और ये T बना, और ये T. ये देखो दोनों T कट भी गए जी, कुछ नहीं. तो बस यानी हीट प्रोड्यूस क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू. तो V की वैल्यू कितनी दी हुई है, 50, और Q की वैल्यू कितनी दी हुई है, 96,000, और ये जूल. मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारा आंसर.